मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पढ़ना यहाँ पढ़ाना यहाँ बिन डीजे सर जाना कहाँ। एकदम सही सुना आपने डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानों की पुंगी को यदि आप भी बजाना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए डीजे सर चैनल से। आइए, इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आज के नागरिक शास्त्र के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, देखिए सिविक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में। और इस मॉडल पेपर को ध्यान से देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए। यदि वीडियो को स्किप किया आपने तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। केवल 5 से 10 मिनट का मैं आप लोगों का समय लूंगा डिस्कस, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा का यह महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, और जो कि प्री बोर्ड और बोर्ड में भी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित होगा, क्योंकि प्रश्नों को देखिएगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन देखिए, कक्षा 12 का है, ये नागरिक शास्त्र है, और ये नोट में तो आप सब जानते हैं ये पूरा जितना बकवास होता है। अब यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में मैं आप लोगों के साथ सीधा सीधा डिस्कशन करने जा रहा हूँ। कौन सा राष्ट्र धुरी राष्ट्र का सदस्य था? देखिए, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र ना, 1939 से जो 1945 तक का युद्ध चला था उसमें क्या था? धुरी राष्ट्र था और मित्र राष्ट्र थे। तो देखिए, जापान जो था डिविशंस वो किसमें था? धुरी राष्ट्रों में था, ठीक है ना। जापान जो था वो किसमें था? धुरी राष्ट्रों में था। जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, तो ये सभी धुरी राष्ट्र थे। इसके अलावा जितने भी आप लोग को कंट्री देखने को मिले डिविशंस, ये सभी मित्र राष्ट्र में थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था? डिविशन देखिए, साम्यवादी व्यवस्था के बारे में बात किया जाता है तो सोवियत संघ की बात होती है ना, सोवियत संघ की। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? देखिए, दिया गया हल्के अधिकारों से हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध, ठंडे देशों के बीच युद्ध, वास्तविक युद्ध न होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बने रहना। देखिए, ये जो प्रश्न होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक युद्ध न होकर हमेशा युद्ध की स्थिति क्या होती है? बनी रहती है। जैसे कहते नहीं, कुछ लोग लड़ाई करते हैं केवल वो उसको गाली दे रहा है, उसको बिगड़ रहा हड़का रहा है, क्यों हड़काने वाली बात होती है, बल्कि मारने वाली पीटने वाली बात ऐसी कुछ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है? युद्ध न होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बने रहती है। देखिए, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? वर्ष 1960, 1961, 1962, 1963। दोस्तों देखिए, जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि बर्लिन की दीवार को खड़ा क्यों किया गया था। जाइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर दीजिए। विश्व में द्विध्रुवता के अंत का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, उपरोक्त सभी। जैसे देखा जाए तो एक तरीके से उपरोक्त सभी। देखिए, विश्व में द्विध्रुवता का अंत का महत्वपूर्ण कारण के रूप में बहुत सी बातें निकल कर आती हैं। शीत युद्ध का देखिए अंत भी हो गया था, और गुट निरपेक्षता आंदोलन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से उसमें शामिल हुई। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बहुत बार मैंने इसको बताया, इसको मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, इसका उत्तर दीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किस संस्था का गठन किया गया? देखिए, यहाँ पर क जो दिया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ और आसियान। देखिए, ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ख इसको समझिएगा, और ये ग है, और ये क्या है जाएगा आपका? घ हो जाएगा। तो लिसन देखिए, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा जो संस्था का गठन किया गया तो उसका नाम क्या था? आसियान था ना, दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन की बात जो होती है। भाग्यवधु से चीर प्रतिरक्षी। देखिए दोस्तों ध्यान से, भाग्यवधु से चीर प्रतिरक्षित भेंट नामक पुस्तक भाषण किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। भाग्यवधु से चीर प्रतिक्षित भेंट जो है नामक प्रसिद्ध भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। और जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर जो भाग्यवधु से चीर प्रतिक्षित भेंट जो है, ये भाषण जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का प्रश्न पूछता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद से कब पारित हुआ था? देखिए, वर्ष 1956 में ये था, पारित हुआ था। ठीक है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। नीति आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, नीति आयोग के बारे में पूछता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो नीति आयोग का देखिए, ये योजना आयोग की जगह पर लाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI के बारे में अगर बात किया जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाता है। और नीति आयोग का जो गठन किया गया था वर्ष 1900 कब किया गया था? गठन कब किया था? 2015 में किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट में भी ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, देखिए प्रत्येक 2 अंक के जो दिए गए हैं, नाटो, ये सभी के सभी जो प्रश्न है मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। लगभग मेरे 65 से आपको 70 लेक्चर मिल जाएंगे सिविक्स के, जो कि सभी के सभी जो है वो एक से बढ़कर एक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, इन सभी प्रश्नों का आंसर मैंने ऑलरेडी पहले ही सॉल्यूशन इसका करा रखा है।
तो उसको जाकर डियर्स आप लोग जो सिविक्स का प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिए। यदि नहीं देख पाते हैं तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, 950 690 285 7 नाम का एक नंबर मिलेगा। इस नंबर पर आप लोग को एक मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज। मैं आप लोग को पूरा जो भी मेरे पास फ्री पीडीएफ मार्गदर्शन, जो भी मेरे पास लेक्चर वगैरह सब होगा, मैं सब कुछ आप लोग को फ्री में उपलब्ध करा दूंगा और पूरा पीडीएफ भी मैं इसका आप लोग को दे दूंगा। ठीक है डियर्स, इन सभी के सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन का। देखिए यहाँ पर मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज के बारे में डिस्कशन किया डियर्स। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में बात होगी। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए मैंने बता रखा है, जाइए देख कर बताइए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखिए यहाँ पर हम लोग का देश भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसमें कहा गया किसी गुट में न शामिल होकर अपने आप को क्या कर लेना, निष्पक्ष रख लेना ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात होती है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब बात होगी दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। देखिए पहली दुनिया किसे कहते हैं, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं। जब यहाँ पर शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसमें क्या था, विश्व 2 महागुटों में बट गया था। तो उसमें पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में कौन कौन थे, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रखा है। शीत युद्ध के अंत का प्रतीक कौन सी घटना है? कौन सी घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? ठीक है ना डियर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है बर्लिन की दीवार भी कहीं ना कहीं से निभाई है अपना। ठीक है ना, बर्लिन की दीवार बहुत सेंटर में रहकर बातें की, और क्यूबा संकट वगैरह की जो बात होती है उनसे भी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए द्विध्रुवीय विश्व के अंत का क्या परिणाम हुआ? द्विध्रुवीय विश्व के अंत का क्या परिणाम हुआ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान के 5 देशों के नाम बताइए आप जल्दी से। दक्षिण में कौन कौन से देश शामिल हैं आसियान में? ठीक है ना डिस्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे दक्षिण एशियाई की बात, सहयोग संगठन की जो बात होती है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? जाइए देखिए दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं आपका, उनके तुरंत नाम लिखिए पांचों, जल्दी बताइए। भारत तो है ही, भारत के अगल बगल में कौन कौन है? आसियान का देखिए पूरा नाम भी पूछ दिया है इसमें, आसियान का पूरा नाम लिखिए। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ना, ये हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर ये आसियान की बात होती है। जब वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था ना, कौन सा सिद्धांत था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताना है। अब हम लोग बढ़ते हैं देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कौन सा है। पहला जो प्रश्न है इसमें, एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब क्या था कि जिसमें सभी के अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई जाए जिसमें कि बहुत ज्यादा जो निम्न स्तर की जिनकी अर्थव्यवस्था है उनकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार किया जा सके। तो इसको ध्यान रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था फिर से बनाई गई जिसका नाम रखा गया नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। 22वां प्रश्न देखिए, क्या वार्सा पैक्ट क्या था? संक्षेप में इसके बारे में समझाना है। वार्सा पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 जो है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या होता है, उदाहरण के साथ हम लोग को इसके बारे में डिस्कशन करना है। सोवियत संघ के विघटन के उपरांत विश्व में स्वतंत्र हुए किन्हीं 10 देशों के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, यह कब और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था, द्विराष्ट्र सिद्धांत देखिए यहाँ पर वर्ष 1947 में भारत के बारे में कौन सा सिद्धांत था, तो यही था द्विराष्ट्र सिद्धांत ही था। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, यह कब और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति क्या है ना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की बात होती है इसमें। और जो दुग्ध और दूध के उत्पादन से बनने वाले जो पदार्थ थे उनको बड़े पैमाने पर लोगों के समक्ष लाने के लिए, या तो उसमें क्रांति लाने के लिए किया गया था ना, श्वेत क्रांति का जो शुरू किया गया था। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्येक 6 अंक के जो प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, महाशक्ति छोटे देशों के साथ संबंध क्यों रखती हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुए, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों में से एक जरूर पूछता है, और इन दोनों के बीच में अंतर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए दोनों हेडिंग आपने तैयार कर लिया है। ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये भी प्रश्न आप लोग का, गुणनिरपेक्ष नीति का क्या अर्थ है, वर्तमान भारत के प्रासंगिक का कारण बताइए, अथवा नए राष्ट्र के रूप में भारत की प्रमुख चुनौती है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साग थेरेपी किसी को घात पहुंचा कर उपचार करना ना, किसी को पीट के फिर उसको जाके सांत्वना देना। तो संक्षेप बताना, या तो इसके विकास के प्रमुख मॉडल क्या है, कौन कौन से भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया, कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो डिस्कशन ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मॉडल पेपर। और यहाँ से देखिए डिस्कशन प्री बोर्ड में और बोर्ड में पेपर प्रश्नों की सीरीज देखने को आपको अवश्य रूप से मिलेगी। डिस्कशन आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे रेगुलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर को पाने के लिए आप ज्वाइन हो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। और एक काम जरूर कीजिए इस चैनल के हेल्प के रूप में, बस कुछ भी नहीं करना आप लोग को, इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने ही मेरे पास पीडीएफ रहेंगे मैं आप लोग को सब कुछ फ्री में उपलब्ध कराऊंगा।
कुछ भी नहीं करना है, जो नंबर है बस उसी पर आपको एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन डियर एक काम जरूर करना है आप लोग को, इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है।